नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दंगल की। यहां पर 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को बीजेपी ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें स्वपन दास गुप्ता का भी नाम शामिल है। स्वपन दास गुप्ता हुगली जिले के तारकेश्वर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनकी उम्मीदवारी का टीएमसी ने विरोध किया है। टीएमसी स्वपन दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता को खत्म किए जाने को लेकर विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के मुताबिक टीएमसी उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दास गुप्ता को अप्रैल 2016 में मोदी सरकार द्वारा नामित किया गया था और जानकारों के मुताबिक इस मामले में टीएमसी की दलीलों में दम है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला चेयरमैन को लेना है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास 2 विकल्प नजर आ रहे हैं। या तो वो स्वपन दास गुप्ता को बंगाल चुनाव से अलग कर दे या फिर राज्यसभा की 1 सीट गंवाने के लिए वो तैयार रहे। और इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर इस मामले को सबके सामने रखा है। उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। स्वपन दास गुप्ता पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि संविधान की 10वीं अनुसूची कहती है कि यदि कोई राज्यसभा का मनोनीत सांसद शपथ लेने और उसके 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद अगर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्हें अप्रैल 2016 में शपथ दिलाई गई, जो अभी जारी है। अब उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा का ये आप देख रहे हैं, टीएमसी की जो सांसद है उनका ट्वीट है। और इस पूरे मामले में नियम क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची की धारा 192 जो कहती है, उसके मुताबिक किसी सदन का नामित सदस्य तब अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वो शपथ लेने और 6 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यानी अगर कोई शपथ ले रहा है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही अगर उसने फैसला कर लिया तब तो ठीक। अगर 6 महीने के बाद वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो ऐसे में ये नियम उस पर लागू हो जाता है। अखिलेश शर्मा हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है, उनसे इस पूरे मामले को हमने समझने की कोशिश की कुछ देर पहले। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये मामला बिल्कुल तकनीकी मामला है और निश्चित तौर पर ये जो आपत्ति दर्ज की गई है महुआ मोइत्रा की ओर से, इसमें आधार है, क्योंकि जो 10वीं अनुसूची है वो स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि कोई भी मनोनीत सांसद जो होता है उसको 6 महीने के भीतर ये तय करना है कि उसे किसी पार्टी में शामिल होना है या नहीं होना है, और उसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। तो यानी साफ सी बात है कि 6 महीने में स्वपन दास गुप्ता ने यह फैसला नहीं किया था, क्योंकि अप्रैल 2016 में उन्हें मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए, और तब वो स्वतंत्र रहे, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। हालांकि आपको बता दें कि 12 जो सांसद है उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति की ओर से। अभी तक जब से एनडीए सरकार आई है, जो 12 किए गए इनमें से 4 को छोड़ के 8 जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी हैं, राकेश सिन्हा हैं, रूपा गांगुली हैं। तमाम वो नेता हैं जो बीजेपी के नेता हैं और इनको मनोनयन के रास्ते से राज्यसभा में लाया गया और बाद में उन्होंने बाकायदा बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी संसदीय दल में वो शामिल हो गए। लेकिन स्वपन दास गुप्ता ने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद भी वो पश्चिम बंगाल बीजेपी का लगातार काम देखते रहे। जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें भी वो हिस्सा लेते रहे और अब बीजेपी ने उनको आधिकारिक तौर पर अपना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अभी स्वपन दास गुप्ता को ही फैसला करना होगा कि वो आगे क्या करें। बीजेपी सूत्रों से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि खुद स्वपन दास गुप्ता ही इस बारे में निर्णय करेंगे। पहला विकल्प तो उनके सामने ये है कि वो इस मामले में जो प्रक्रिया होती है उसका पालन होने दें, यानी तृणमूल कांग्रेस की शिकायत राज्यसभा में आए और उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति वो इस पर फैसला करें। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि वो खुद राज्यसभा से इस्तीफा दे दे और विधानसभा का चुनाव लड़े। और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि बाद में इस्तीफा अगर वो देते हैं तो बाद में फिर से सरकार उनको मनोनीत कर दे। तो ये सारे विकल्प सामने खुले हुए हैं, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक फैसला है। जो शुरुआत में आपने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पास विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए सांसदों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो सूत्रों का यह कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये चुनाव उन्हें इसलिए लड़वाया जा रहा है ये संदेश देने के लिए कि बीजेपी वहां पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी में है। और स्वपन दास गुप्ता हो चाहे अशोक लाहिरी हो, ऐसे लोग हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में नाम है, तो सरकार बनाएगी और मंत्री बनाया जाए इनको या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ये संदेश देने के लिए इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है।
तो बीजेपी पर टीएमसी आरोप लगा रही है उसके पास उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव में खड़ा करने के लिए। यही कारण है कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने के बारे में बीजेपी सोच रही है, ऐसा टीएमसी का आरोप है। वहीं बंगाल में जिन 4 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है वो आपको बता देते हैं। वो 4 सांसद हैं। बाबुल सुप्रियो जो कि सांसद हैं आसनसोल से, उन्हें टॉलीगंज से चुनाव लड़ाया जाएगा। लॉकेट चैटर्जी वो सांसद है हुगली से, उन्हें चुनचुरा से लड़ाया जाएगा। इसके अलावा स्वपन दास गुप्ता जो हमने आपको खबर दिखाई वो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें तारकेश्वर से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। और निशित प्रामाणिक जो कि कूच बिहार से सांसद हैं, उन्हें दिनहाटा से चुनाव लड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इन सांसदों के अलावा टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बैनर्जी डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झारग्राम रैली के रद्द होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने तंज कसते हुए कल कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता की रैली से ज्यादा लोग तो जेसीबी को देखने के लिए, खुदाई को देखने के लिए पहुंच जाते हैं या किसी दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए जमा हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और हम 250 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। झारग्रामे आज के स्वराष्ट्रमंत्री सभा छिलो, যাই হোক তিনি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনি সবাই গিয়ে পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু সবার যা ছবি আমার কাছে এসছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতারা সভায় আসছে, যা ভিড় হচ্ছে এর থেকে গ্রামে জেসিবি কাটায় লোকের বেশি ভিড় হয় দেখতে গিয়ে। চায়ের দোকানে সকালে আড্ডা দিতে লোক বেশি পাওয়া যায়। আর আমাদের সভায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা উন্মাদনা প্রমাণ করছে যে আগামী 2রা মে 250 বেশি আসন পেয়ে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जो है एक नारा खूब बढ़ चढ़कर सुनाई पड़ रहा है और वो है खेला होबे, जो कि टीएमसी का चुनावी नारा है। ये बंगाल में बहुत ज्यादा वायरल है। अब जो पड़ोसी राज्य है असम, वहां पर भी ये खूब धूम मचा रहा है, जहां 27 मार्च से चुनाव होने हैं। असम के बंगाली बहुल इलाकों में तकरीबन हर पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। आइए देखते हैं गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन पश्चिम बंगाल में वायरल होने के बाद असम को भी अपनी धुन पर नचा रहा है। असम कांग्रेस के नेता रकबुल हुसैन की होजाई रैली में भी ये सुनाई पड़ा। असम में सिलचर, नौगांव और बराक वैली के जिन इलाकों में बंगाली वोटरों का बहुमत है, वहां ये गाना जबरदस्त हिट है। बीजेपी के बड़े नेता हेमंत विश्वा शर्मा भी इससे नहीं बच सके, भले ही उनके निशाने पर ममता बनर्जी रही हों, जो आजकल व्हील चेयर पर हैं। उन्होंने खुद को बीजेपी के खिलाफ गोलकीपर घोषित कर रखा है। খালি ওই ফুটবলে গোলকিপার থাকবে না, আমি খালি শুট দিয়ে দিব, যতটা সম্ভব অতটা গোল হয়ে যাবে। বিনা গোলকিপার খেলা হবে আর আমি থাকবো গোলরক্ষক। আমি দেখতে চাই কটা গোল তারা গোলে মারতে পারেন। बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय लड़ने वाले दिलीप पॉल भी खेला होबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल और असम के लिए तो चुनाव घोष तय हो चुका है। क्या तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी ऐसा कुछ होगा? असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अगर आप बैंक जाने की आज सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा है कि इस हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल के चलते डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरेंस,
लोन सैंक्शन करवाने जैसे तमाम काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एटीएम खुले हैं। बजट में निजीकरण के ऐलान के बाद से ही बैंक यूनियनों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के बैंकों पर भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। सोमवार और मंगलवार को पूरे देश में हर बैंक के बाहर ही इसी तरीके का आंदोलनकारी बैंक कर्मियों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ कुछ प्रदर्शनकारी हैं। ये बताइए कि आपकी मांग तो सबको मालूम है, लेकिन क्या इस देश के वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनसे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तो देश को बेचने के लिए बैठे हैं। ये देश को पब्लिक के हाथ प्राइवेट कंपनीज को बेचने के लिए बैठे ही हैं। इनको लाया ही गया है इसी के लिए। ये प्रोजेक्टेड हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं है। 115 दिन से किसान आंदोलन पे है, कोई सुनवाई इनकी नहीं है। क्या भरोसा है? बजट में अनाउंस करते हैं कि हम 2 बैंक को प्राइवेट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन कोई समस्या का हल है? अगर प्राइवेटाइजेशन ही समस्या का हल होता तो इतने जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वो सब बंद हो गए होते, सरकारी अस्पताल बंद हो गए होते। प्राइवेटाइजेशन की समस्या का हल नहीं है। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। जब तक ये नीति नहीं बदलेंगे इस देश का कोई भला नहीं होगा। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कि सरकार पे कोई असर पड़ने वाला है? किसान तो 115 दिन से हड़ताल पर है। देखिए, जिस सरकार को कोरोना का इलाज थाली पीटने से मालूम होता है, उसको किसी आंदोलन से असर नहीं होता है, क्योंकि ये तो आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी आजकल बोल रहे हैं। जिस आंदोलन से की पैदाइश ये लोग हैं, वो बाकी आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने इस देश में इतिहास भी देखा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और 1974 में जो इमरजेंसी आई उसका जयप्रकाश नारायण जी ने इसी पटना की धरती से प्रतिकार करके इस देश में सत्ता भी परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री पे भरोसा है या नहीं है? भरोसा नहीं है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है प्रधानमंत्री पे, क्योंकि ये कुछ पूंजीपतियों, चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं। ये पूरे देश को बेच देना चाहते हैं। हार्ड अर्न्ड मनी जो मिडिल क्लास का होता है वो सरकारी बैंकों में जमा है। आपने एक सवाल पूछा कि इससे सरकार पे असर पड़ेगा। किसान की बात दूसरी है, लेकिन हम जानते हैं कि हम बैकबोन हैं, यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, और अगर हम अच्छी तरह से हड़ताल पे जाएंगे और लंबी अवधि के लिए अगर ये सब ठप रहेगा बैंकिंग सिस्टम, तो असर पड़ेगा, और असर ज़रूर पड़ेगा। इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। हमारे साथ कुछ बैंकर्स हैं। ये बताइए कि जो बैंक का अगर मान लीजिए निजीकरण हो रहा है तो उसमें क्या खामी है? किसी की नौकरी तो जाएगी नहीं। ऐसा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को देश में खुशहाली लाने के लिए किया गया था। 1980 में भी 6 बैंकों का हुआ, ग्रामीण बैंक का हुआ, कोऑपरेटिव सेक्टर बने, ताकि इस देश के अंदर में ये जो क्लास बैंकिंग है इसको मास बैंकिंग तक, मास तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक के थ्योरी के तहत इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। प्राइवेटाइजेशन आज बैंकों का होने से जो बैंक में सेवा देने वाले हम लोग जीरो बैलेंस पर खाता खोल रहे हैं, बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स नहीं होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो बैंक का 10 लाख कर्मचारी अधिकारी है उसमें ऑलरेडी पहले से ही इन्होंने मर्जर की प्रक्रिया अपनाई। मर्जर की प्रक्रिया करके आप जानते हैं बैंकों को कम कर दिया कि 12 बैंकों के सेशंस है। नौकरी तो नहीं गई उसमें? नौकरी का सवाल नहीं है। नौकरी का सवाल यह है, प्राइवेटाइजेशन में न किसी का सैलरी होगा, न किसी का रेगुलर वेजेज होगा, न किसी का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा, और लेबर जो लॉ है। नहीं, एक चीज बताइए, आप लोगों को प्रधानमंत्री पे, वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी आज तक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, जो नई सरकार है, जो बीजेपी नीति सरकार है, इसका जो मंशा है वो मंशा है कि देश का जो एस्टेब्लिश्ड संस्थान है उसको जो है सो बेचकर उसको निजी हाथ में दे दें, और जो हम लोग सोशल बैंकिंग कर रहे हैं, जो हम लोग सोशल इकोनॉमी बैंकिंग कर रहे हैं, सरकार का जनधन खाता खोल रहे हैं, आप बताएंगे, आप खुद ही सोचें। जनधन खाता भी तो प्रधानमंत्री का ही है। लेकिन तो भी बैंक ने सरकारी बैंक ने खोला ना, क्या प्राइवेट बैंक ने खोला? क्या आईसीआईसी बैंक ने खोला? क्या कोटक महिंद्रा बैंक ने खोला? आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, 115 दिन से देश में किसान हड़ताल कर रहा है, तो आपको लगता है कि आप लोग के हड़ताल से कोई असर पड़ने वाला है? पीएम असर पड़ने वाला है। आम आदमी हम लोग के साथ आएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो आप बोल रहे थे प्रभाव पड़ेगा। गांव में जो
शाखाएं हैं हमारी वो बंद होगी, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंकिंग होगा, क्लास बैंकिंग होगा। इसलिए गांव में शाखाएं बंद होगी, छटनी होगा, आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा, क्लास बैंकिंग शुरुआत होगी।